जय हिंद। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 39। टेस्ट नंबर 39 38 तक डिस्कस कर चुके हैं। हर टेस्ट को बड़े प्यार से बनाना है, बड़े दिल से बनाना है, बड़े खुश होकर बनाना है, बड़े इत्मीनान से बनाना है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो सबसे पहले तो वही पैराग्राफ आने वाला है। पैराग्राफ के साथ कहानी क्या है कि पैराग्राफ को हम लोग छोड़ते नहीं और छेड़ते नहीं, और क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। क्वेश्चन पे आ गए। मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर। कि मॉडर्न मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन की आजकल के जो साधन है, सुविधाएं इंटरटेनमेंट के, कम्युनिकेशन के, उसने क्या किया? स्ट्रीट थिएटर को इफेक्ट किया। डज इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट, हेल्प सरप्राइज, हेल्प स्टेब्लिश। क्योंकि मॉडर्न मीन्स है, इसने क्या किया कि स्ट्रीट थिएटर को प्रभावित किया कि नहीं किया? बिल्कुल प्रभावित किया। कि मॉडर्न मीन्स ने बहुत ज्यादा क्या है प्रभावित। डज नॉट इफेक्ट का तो कोई सेंस नहीं बनता, इसमें दो ही बात है, तो डज इफेक्ट बनेगा या फिर क्या होगा या हेल्प सरप्राइज। तो क्या जो मॉडर्न मीन्स और इंटरटेनमेंट है, कम्युनिकेशन, इसने क्या इसको पॉपुलर बना दिया है? तो पैराग्राफ में जाके देखना पड़ेगा। या तो आपको ए तो होना ही होना है, ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या सी भी हो सकता है? पैराग्राफ का क्या मानना है? ए में तो परफेक्ट है, ए में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें सी भी की संभावना हो सकती है। इसलिए पैराग्राफ से ही क्लियर होगा कि पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पैराग्राफ में ज्यादा क्लियर होगा कि ए या सी, ये तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं कि इन द ओल्डन डेज, की पुराने दिनों में स्ट्रीट थिएटर, जो स्ट्रीट थिएटर था, टू विलेज और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, वाज रेस्ट्रिक्टेड, वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, वाज ओपन, वाज एंटरटेन्ड। तो वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये जो टू है इससे पता चलता है रेस्ट्रिक्टेड, कि सीमित था। तो ये बेहतर ऑप्शन है। ये नाम ही था स्ट्रीट, तो स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटीज, तो ये बिल्कुल सही है। वाज रेस्ट्रिक्टेड टू, पहला ही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विथ इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कि स्ट्रीट थिएटर में क्या रहता है? तो डील्स विथ, सिंपल सा ही है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो देखते ही समझ में आ गया क्या होना चाहिए इसमें। डील्स विथ, स्ट्रीट थिएटर्स यूजुअली डील्स विद द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के महत्व के जो मुद्दे रहते हैं उस पर वो डिस्कस करता है, उस पर वो डील करता है, डील विथ। ठीक है, तो तीन में से लगभग तीनों का जवाब मिल गया, दो का तो गारंटेड मिल गया, तीन में से। स्ट्रीट थिएटर is nothing to stage, costly to stage, reasonable to stage, affordable to stage। कि स्ट्रीट थिएटर जो है वो आप कहेंगे स्टेज के मामला में कुछ भी नहीं है, तो ये तो बात नहीं बनेगी। कॉस्टली टू स्टेज तो है नहीं, कॉस्टली तो होता ही नहीं है। रीजनेबल का तो कोई सेंस नहीं है। एफोर्डेबल टू स्टेज, तो एफोर्डेबल की तुलना में जो है स्ट्रीट थिएटर जो क्या है वो एफोर्ड, यानी इसमें दो बातें हो सकती है कि स्ट्रीट थिएटर इज नथिंग टू स्टेज, कि स्टेज के सामने में कुछ है ही नहीं, तो ये थोड़ा सा अजब। तो ये जो है फोर ऑप्शन मुझे ज्यादा इसमें अच्छा लग रहा। पैराग्राफ ने क्या किया तो भगवान जाने, लेकिन ये फोर जो है, वैसे पैराग्राफ हो सकता है वन ही कर दे कि भाई स्टेज के सामने तो स्ट्रीट थिएटर का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एफोर्डेबल, यानी इसमें कम खर्च पड़ता है, खर्च कम रहता है और ज्यादा बेहतर हम लोग बात कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में चल के देखते हैं कि पैराग्राफ में क्या होता है। पैराग्राफ क्या कहता है देखते हैं कि स्ट्रीट थिएटर इंडिया इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंशिएंट आर्ट फॉर्म। ठीक है, डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन का मतलब था फैलाव, विस्तार, ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि इसके मॉडर्न मीन्स जो साधन है इसके फैलाव के बावजूद भी, एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन इंडिया। कि इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है कि ये फ्लोरिश कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीट थिएटर एज अ चैनल, अब इसमें क्वेश्चन क्या था भाई तो इसके बावजूद भी ये क्या कर रहा था? डज अफेक्ट, हेल्प अपराइज, मदद करने में तो नहीं कर रहा है, कि इसके बावजूद भी क्या रहा है, तो इसका मतलब क्या? ये पहला होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, कि डज इफेक्ट, कि ये तो इफेक्ट तो डालता है। और आगे चल के देखते हैं कोई चेंज किया होगा तो वो देख लेंगे। स्ट्रीट थिएटर इज एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपेगेटिंग रिफॉर्म्स बाय हाईलाइटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज प्रेजेंट इन द सोसाइटी। कि जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हमारे समाज में, उनको ये हाईलाइट करता है हमेशा। Unlike in the olden days, पुराने दिनों में, its performance is no longer restricted to villages or small localities। ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। Today, small groups of performers, including students, would stage performance to mobilize public opinion or to help create or raise। कि छोटे छोटे क्या करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह ग्रुप बनाकर
स्टेज करते हैं, नाटक करते हैं, मंच फैलाते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं ओवर ए पर्टिकुलर इशू, किसी खास मुद्दे पर और पब्लिक इंपॉर्टेंस जो लोगों के लिए, आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज, जैसे थीम्स ऑन सब्सटेंस अब्यूज की जो किसी चीज के दुरुपयोग का बात होता है, एड्स अवेयरनेस, एड्स के में बात होती है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा की बात आती है, आर सम ऑफ द एरियाज हाईलाइटेड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर। ये जो कुछ एरियाज है जिसमें कि इसके जो कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर के ट्रूप का मतलब क्या है, समूह, थिएटर का ट्रूप मतलब वो समूह। अनलाइक इन रेगुलर ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा इम्प्लॉय वेरी लिटिल प्रॉप्स एंड इमेजेस, कि जो रेगुलर ड्रामा होता है उसमें बहुत सारे प्रॉप वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब हाथ में लेके जो चलने वाली तख्ताट की बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं, इमेजेस बनाई जाती है। द ह्यूमन बॉडी बिकम्स द मेन टूल इन विच कोरियोग्राफी, माइम, डायलॉग, सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, कि इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट टू, यानी उसको अपने शरीर से, अपने हाव भाव से ही सब कुछ व्यक्त करना पड़ता है, उसी से डांस वगैरह जो भी करना है, कोरियोग्राफी उसी से, बात उसी से, सब कुछ उसी से होना है। स्ट्रीट थिएटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट मीडिया, ये क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है। इट्स अपील इज टू द इमोशंस लीडिंग टू क्विक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस, इसका जो तुरंत इंपैक्ट पड़ता है किस पर, ऑडियंस पर। By being local and live, they also are able to establish not only direct contact with the audience, but by being cost effective and flexible, they are popular among all age groups. कि कॉस्ट इफेक्टिव भी आ गया ना, सस्ता, अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, यही पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन था कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। गलियों में आप वैसे ही खड़े होकर देख लेते हैं, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कम पैसे में ये हो जाता है। तो ये, और लोकल लोग ही काम करते हैं, तो लोकल लोग क्या है, लोकल लोगों पर ज्यादा आसानी से प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, खर्च भी कम होता है, लोगों के लिए ज्यादा अपीलिंग भी होता है, लोगों को ज्यादा पसंद भी आता है। तो पूरे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इस पैराग्राफ में तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन गए, ऐसे ही बन गए थे, नॉर्मली बन गया था। इसमें हमने डज अफेक्ट ही किया था, इसमें हमने पहले किया था वॉज रेस्ट्रिक्टेड, देख लो, इसमें हमने डील्स भी थी कर रखा था, यही हो गया। तो इसके तो सारे क्वेश्चन जो है अफोर्डेबल, यही कर रखा था। मैंने कहा था कि इसमें हो सकता है नथिंग लिख दे, उसकी मर्जी, लेकिन मैंने कहा अफोर्डेबल ज्यादा बेहतर है। तो चारों क्वेश्चन इस पैराग्राफ को तो पढ़ने की जरूरत, देखने में कितना, दो पीपीटी इसमें लग गया था, लंबा सा पैराग्राफ दिख रहा था, लेकिन पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। तो अभी 39 पैराग्राफ में मुझे लगता है 3 पैराग्राफ ही ऐसे आए जिसको थोड़े से पढ़ने की जरूरत पड़ी, या पढ़ने की जरूरत पड़ी, नहीं तो अदरवाइज सारे पैराग्राफ जो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जा रहे हैं। ऐसे इस पैराग्राफ में तो 4 के 4 बन गए, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे पैराग्राफ कम आते हैं जिसमें कि आपको 4 के 4 बिना पढ़े बन जाए, लेकिन आते तो हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैराग्राफ कुछ भी आ जाए, कितने पैराग्राफ देगा, 39 एग्जाम्पल कम थोड़ी होता है। हर टेस्ट में तो हम लोग यही कर रहे हैं, और हर टेस्ट में यही बन रहा है कि पैराग्राफ अपने आप बन जा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन तो अपने आप बन जा रहा है। एक बार सिर्फ रीडिंग लगाने की जरूरत है। पहले कितना टाइम लगाते थे आप पैराग्राफ के लिए? अब एरर ढूंढना है, चलो ढूंढो एरर भाई। आई आस्क द शॉपकीपर, कि मैंने शॉपकीपर से पूछा, डू यू हैव चेंज फॉर अ 500 रुपीज नोट, कि 500 रुपये के नोट के लिए तुम्हारे पास चेंज है क्या? अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा रखा है। कहां पढ़ा रखा है, याद है? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, कहां पर? नंबर चैप्टर में। क्या गलती है, ढूंढिए, फटाफट ढूंढ लीजिए। मिला क्या? मिल रहा है क्या? नंबर चैप्टर नाम भी तो बता दिया था, 500 रुपीज, तो रुपीज नहीं होगा ना, रुपी होगा। क्या बता, 19 ईयर ओल्ड बॉय, क्या बताया था? 19 ईयर ओल्ड बॉय, कि ऐसे वर्ड में हम लोग बीच में क्या करते हैं, प्लूरल नहीं करते, बीच में उसे प्लूरल नहीं करते। ये जो रुपीज लिख दिया, इसको रुपीज की जगह रुपी लिखना पड़ेगा, बीच में प्लूरल नहीं करते। नंबर चैप्टर में बता रखा है। ईच बॉय वॉज गिवन अ टॉय, कि हर एक बच्चे को एक टॉय दिया गया था एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में, विच मेड देम हैप्पी, जिससे कि बच्चे खुश हो गए। हर बच्चे को टॉय दिया गया और उस टॉय से बच्चे बहुत खुश हो गए।
तो सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा, मिला। ईच बॉय एडजेक्टिव में पढ़ा रखा है, ईच है तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। वाज गिवन अ टॉय एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में दिया गया था। व्हिच मेड देम, तो ये देम का इस्तेमाल क्या हो, क्यों क्यों, जब सब कुछ यहाँ पे बॉय भी सिंगुलर है, ईच भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो फिर देम लिखने का क्या मतलब है, फिर क्या होना चाहिए, हिम, हैप्पी। ठीक है, जब सब कुछ आप सिंगुलर ही लिख रहे, तो ये देम किसके लिए आया, ये तो बॉय के लिए आ रहा है। तो जब उसके लिए नाउन सिंगुलर, जब उसके लिए वर्ब सिंगुलर, तो प्रोनाउन के प्लुरल होने का क्या मतलब होगा, तो हिम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो गिवन वर्ड दिया है इसका अपोजिट चुनना है, जो गिवन वर्ड है इसका आपको अपोजिट चुनना है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब क्या होता है भाई, समृद्धि। ऑपुलेंस का मतलब क्या है, समृद्धि, रिचनेस। तो ढूंढना क्या है, अपोजिट, ढूंढना क्या है, अपोजिट, विलोम ढूंढना है। तो लग्जरी का मतलब विलासिता, ये भी ज्यादा हो गया। ट्रांसपेरेशन, ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब क्या, पारदर्शिता, ये स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है। वेल्थ का मतलब हो गया धन, तो ये दोनों तो सिनोनिम्स ही हो गया, ऑपुलेंस, लग्जरी और वेल्थ, ये तीनों सिनोनिम्स हो गए आपस में। तो बचा क्या, पॉवर्टी, गरीबी, क्या बचना है, पॉवर्टी, गरीबी। ऑपुलेंस का ऑपोजिट क्या हो गया, पॉवर्टी, गरीबी, पेक्यूनरी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, कि जो वर्ड दिया हुआ है इसका सिनोनिम ढूंढना है, जो वर्ड दिया हुआ है इसका सिनोनिम ढूंढना है। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग, कि इसके सिनोनिम को हमको ढूंढना है। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स ढूंढना है। एम्पल, तो एम्पल का मतलब क्या है, एम्पल का तो मतलब सबसे पहले मैं ढूंढना पड़ेगा एम्पल का क्या मतलब है, एम्पल का सेंस क्या है, एम्पल होता क्या है, तभी तो उसका सिनोनिम ढूंढे, सिमिलर मीनिंग ढूंढे। पहले हमको पता है एम्पल का मीनिंग नहीं पता है, तो सिमिलर क्या ढूंढे भाई। तो हैप्पी का मतलब खुश, ब्राइट का मतलब चमकीला, शॉकिंग का मतलब सदमा का, एबंडेंट का मतलब ढेर सारा, पर्याप्त। तो एम्पल का मतलब भी होता है एडिक्वेट, पर्याप्त, जितना होना चाहिए उतना। तो एडिक्वेट है, एम्पल है, पर्याप्त है, तो एडिक्वेट मतलब भी पर्याप्त, एम्पल मतलब भी पर्याप्त। और एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब भी क्या, पर्याप्त। तो इसलिए क्या आंसर होना चाहिए, बी। एबंडेंट का मतलब भी क्या होना चाहिए, पर्याप्त, बी। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि सही स्पेलिंग क्या है। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की सही स्पेलिंग क्या है। सजेशन, सलाह, सजेशन, सलाह, क्या मिल गया होगा, मिल गया। ये तो आसान वर्ड है, इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, देखते ही बन जाना चाहिए। सजेशन, सलाह, तो क्या होगा, सेकंड। कौन सा ऑप्शन होना है, सेकंड। ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, कि लंबी भी हो और मजबूत भी हो, अ टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन। क्या के कॉनड्रम, एलेगी, एलेजी तो क्या होता है, गीत वगैरह होता है, जो शोक गीत वगैरह लिखते हैं। लूनार, लूनार क्या है, सोलर और लूनार तो क्या होता है, सूरज और चांद से रिलेटेड है लूनार। अमेजन, अमेजन और फ्लिपकार्ट तो बहुत सुना होगा आपने। तो ए टॉल स्ट्रॉन्ग वुमन, उसको अमेजन ही कहते हैं, अमेजन ही कहते हैं, अमेजोना, अमेजन, अमेजन। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर ईडियम है, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। एट द 11th आवर ईडियम है, और इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना है। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। टू लेट, कुछ ज्यादा लेट, टू अर्ली, कुछ ज्यादा समय, इमीडिएटली, तुरंत, एट द लास्ट मोमेंट, आखिर क्षणों में। टू लेट, कुछ ज्यादा ही देर, टू अर्ली, कुछ ज्यादा ही पहले,
और एट द 11th आवर। तो एट द 11th का मतलब होता है अंतिम समय में, लास्ट क्षण में, लास्ट मोमेंट में। क्या होगा? डी, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। रीता said to you, you are looking very pretty। नरेशन चेंज करना। रीता said to you, you are looking very pretty। रीता said to you, you are looking very pretty। कि भाई रीता ने तुमसे कहा कि तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। रीता ने कहा कि तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। Rita told you that you were looking very pretty। Okay, हो सकता है Rita told you that I look very pretty। देखो इसमें टेंस को तो कुछ किया ही नहीं, टेंस का सत्यानाश कर दिया है तो गया। Rita told you that she was looking, she। अब Rita said to you, अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट, तो सी होने का कोई मतलब ही नहीं बना, वैसे पहला ही बन गया था तो कुछ और होने के लिए दैट। इसमें टेंस ही चेंज नहीं किया तो ये भी गलत हो गया। तो पहला ही वैसे ऑप्शन ही पहला था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कि रितु टोल्ड यू दैट यू वर लुकिंग, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के क्या किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया, तो पहले सारी चीजें इसी में थी, तो पहला ही ऑप्शन क्या हमारा बन रहा था, फर्स्ट ऑप्शन ही बन रहा था। नेक्स्ट, अब कह रहा है द विथ विच ही मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल। अब इसमें आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा इसमें कि यह देखा जाता है कि आपका कॉमन सेंस कितना है, क्योंकि अगर आप कॉमन सेंस में नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस में सब ऑप्शन सही है। द काम, तो जितनी शांति से वह काम करता है बड़ा ही रिमार्केबल है। द कंफर्ट, जितने आराम से काम करता है वो बहुत ही रिमार्केबल है। द सेटिस्फेक्शन, की जिस संतुष्टि से वह काम करता है बहुत ही अच्छा है। द ईज विथ विच ही मैनेजेस, जितनी आसानी से वह काम कर लेता है, जितनी आसानी से, जितनी सरलता से वह काम कर लेता है वो रिमार्केबल है। क्या होगा इसमें? अब इसी तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इंग्लिश रीडिंग लगाने की जरूरत पड़ती है कि जब हम रीडिंग लगाते रहते हैं पेपर मैगजीन में, डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश सुनते रहते हैं, तब इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें रूल से नहीं बनेगा, क्योंकि ये यूसेज का क्वेश्चन है और यूसेज का क्वेश्चन उसी को समझ में आ जाएगा इंग्लिश यूज करेगा। अगर हम इंग्लिश यूज ही नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश यूज करने का मतलब क्या, डेली इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, डेली इंग्लिश में कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, ये वो इंग्लिश का यूज करना। तो जो डेली इंग्लिश के यूज करेगा उसी को पता चलेगा कि क्या बात होगी। ये वैसा ही क्वेश्चन है, जब हम पूजा करते हैं तो पानी को जल कहते हैं, पानी नहीं कहते। तो पानी तो पानी है, आपको कहेगा पानी और जल में तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन पूजा करते समय नहीं कहते पानी लाओ, कहते क्या जल लाओ। पंडित जी हमेशा कहेंगे जल लाओ, कहीं नहीं पानी लाओ। हाँ, उनको पीने के लिए होगा तो कहेगा पानी लाना, लेकिन वही पूजा करने के लिए अगर पानी लाने के लिए होगा तो वो पानी नहीं कहेंगे पानी लाओ, कहेंगे जल लाओ, है ना। इसी कहते हैं यूसेज। तो यहां पर होगा, यहां होगा द ईज विथ विच, कि जितनी आसानी से वह किसी काम को कर लेता है, ये रिमार्क है, जितनी आसानी से, क्योंकि आसानी में शांति भी आ गया, उसमें शांत है तो उसमें एकदम आसान होगा ये जरूरी नहीं है। सेटिस्फेक्शन हो तो वो एकदम आसानी से कर रहा होगा ये तो जरूरी नहीं है। तो आसानी से काम करता है, बहुत आसान, बहुत ईज से कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत जितने आसानी से वह काम करता है ये बहुत ही क्या रिमार्केबल है। द वार्निंग वेल्स, की जो चेतावनी की जो घंटी थी, सेवरल टाइम्स बिफोर एनीवन रियलाइज द डेंजर, कि इससे पहले कि कोई खतरे को रियलाइज करता या लोग खतरे को महसूस करते, उससे पहले खतरे की घंटी कई बार बज चुकी थी। ये तो बहुत आसान सा है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टेंस में सीधा की क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था, इसलिए इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंस में हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। किस टेंस में डिस्कस किया था भाई, किस टेंस में डिस्कस किया? तो ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। अगर कोई काम पहले से हो रखा है, कोई काम पहले से हो रखा है, पहले से हुआ है, कोई काम पहले से हो रखा है और कोई काम बाद में हुआ है, तो जो काम पहले से हो रखा है, जो काम पहले से हो गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम लोग लिखते हैं
पास्ट परफेक्ट में, तो द वार्निंग बेल्स हैड रंग सेवरल टाइम्स, क्या हो जाएगा? द वार्निंग बेल हैड रंग सेवरल टाइम्स, कि जो खतरे की घंटी थी वो कई बार बज गई। द वार्निंग बेल्स रेड सेवरल रंग सेवरल टाइम्स, कई बार बजी। तो हैड रंग होना चाहिए कि जो काम पहले से हो रखा था हैड प्लस V3, जो काम पहले से हो रखा उसमें हैड प्लस V3। I never go shopping on weekends as on those days the malls are of people, कि वीकेंड्स में कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाता क्योंकि उन दिनों क्या होता है, मॉल जो होता है क्या, फुल ऑफ, एकदम पूरा भरा रहता है। किससे भाई? तो आर लिखा है, तो आर क्राउड ऑफ तो होगा नहीं, आर बिजी ऑफ पीपल, आर पैक ऑफ पीपल। तो यही अगर पैसिव वॉइस में आर पैक्ड V3 लगाना पड़ता। तो यहाँ देखो ग्रामर का कंसेप्ट आ रहा है कि यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है एमिजार के बाद, पढ़ा रखा है टेंस में कि एमिजार के साथ एडजेक्टिव हो सकता है। तो फुल जो है यहाँ एमिजार के बाद तुरंत ऐसा क्राउड नहीं होगा, क्राउड मतलब भीड़ लगी रहती, तो क्राउडेड लिखना चाहिए था, या पैक्ड लिखना चाहिए, एकदम ठसार पैसिव वॉइस में पैक्ड हुआ करता है। तो यहाँ कर लिखा है एडजेक्टिव दे दे, आर फुल ऑफ पीपल, कि लोगों से क्या होता है, भरे होते हैं। आर फुल ऑफ पीपल, कि लोगों से भरे हुए होते हैं। आई नेवर गो शॉपिंग ऑन वीकेंड्स एज ऑन दोज डेज द मॉल्स आर फुल ऑफ पीपल, के लोगों से भरे रहते हैं। आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, कि मैं इतनी सावधानी से काम करता हूं कि गलती होती नहीं। जैसे कोई कहता है कि मैं तो इतना, ही इज टू वीक टू रन, कितना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, तो इतना केयरफुली होता है गलती नहीं हो सकती। यही कहना चाह रहा है, ही इज टू वीक टू रन, तो इसका मतलब क्या कि वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज टू ओल्ड टू रन, इसका मतलब क्या, इतना बुढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही बात कर रहे हैं, आई डू माई वर्क सो केयरफुली टू मेक मिस्टेक, सो से कोई सेंस ही नहीं बनेगा। वेरी केयरफुली टू मेक मिस्टेक, बड़ी सावधानी से करता हूं ताकि गलती कर लूं। मोर केयरफुली, कोई सेंस ही नहीं बना, तो क्या होगा? आई डू माई वर्क टू केयरफुली, यही होगा कि मैं इतनी ज्यादा अपने काम को सावधानी से करता हूं कि गलती होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड हम लोग को तो रटा ही हुआ है, तो आपको भी रटना पड़ेगा। प्रीपोजिशन चैप्टर में हम लोग ये बात को देखते हैं, और प्रीपोजिशन में मैंने आपको बता रखा कि प्रीपोजिशन में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो जो होता है सिंपल सा प्रीपोजिशन आता है कि एट, ऑन, इन, इनटू का क्या यूज है, वैसे क्वेश्चन बनता है। और एक ऐसा क्वेश्चन बनता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है। ऐसे कम से कम 300, 400, 500 वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि किस वर्ड के साथ कौन सा प्रे। और हर एक ग्रामर के बुक में, और कुछ लिस्ट तो मैंने प्रीपोजिशन में मैंने दे भी रखा है आपको, कि प्रीपोजिशन में कुछ लिस्ट, कुछ वर्ड्स मैंने बता भी रखा है, लेकिन कम से कम 400-500 वर्ड जो है प्रीपोजिशन में आपको याद करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इन्फेस्ट का, और ये कई बार, ये जो सेंटेंस है ये कई बार पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में भी पूछा हुआ है, कई कई बार पूछे। तो इन्फेस्ट का जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? विथ। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ, कि रैट से, चूहों से क्या था, भरा हुआ था स्टोर हाउस। रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कि सेंटेंस को पढ़िए और बताइए कि जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं इसमें सही कौन सा है। पढ़िए भाई, बताइए कितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, इस कॉम्बिनेशन में सही कॉम्बिनेशन किसका है। कि रीड द सेंटेंस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो वर्ब देखो इसमें हैव प्लस नॉट ये है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ये हैव नॉट, बिकमिंग इसमें भी है, लेकिन बिकमिंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए ना, तो कोई हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें देखो हैव भी दिख रहा है और V3 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये वर्ब हो गया, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का रोल कौन सा प्ले कर सकता है? द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन, ये सब्जेक्ट का रोल पढ़ सकता है। इसका मतलब P और S, P के तुरंत बाद क्या होगा? अगर S होगा तो सब्जेक्ट वर्ब, P हो गया सब्जेक्ट और S हो गया वर्ब। तो PS देखो किसमें ऑप्शन है, तो PS ऑप्शन किधर है? इधर है। इसको पढ़ के देखते हैं। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन हैव नॉट लेवर्ड विथ अ व्यू टू बिकमिंग रिच। और यह मैंने प्रीपोजिशन में बता रखा है कि विथ अ व्यू टू के बाद हमेशा ING होता है, तो विथ अ व्यू टू बिकमिंग, आर के बाद तुरंत क्यू होना चाहिए था, तो बन ही गया। P के बाद आर के बाद क्यू, तो रूल ही होता है कि टू के बाद वर्ब में क्या लगता है कि अगर प्रीपोजिशन है विथ अ व्यू टू को हम लोग क्या कहते हैं? विथ अ व्यू टू को हम लोग कहते हैं
फ्रेज प्रीपोजिशन, क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। इसमें क्या है कि एक से अधिक वर्ड से बना है। तो ये जो फ्रेज प्रीपोजिशन है इसमें क्या लगता है? टू के बाद आईएनजी लगता है, तो आर के बाद क्यों हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमेशा ढूंढना कि सब्जेक्ट वर्ब कौन हो सकता है। जो सब्जेक्ट होगा वो पहले होगा, जो वर्ब होगा उसके तुरंत बाद होगा। तो सीधा सा ऑप्शन बन रहा था क्या? सी। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है कि द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मैन हैव नॉट लेवर्ड विद अ व्यू टू बिकमिंग रिच, कि दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं वो अमीर बनने के इरादे से मेहनत नहीं कर रहे थे। ध्यान देना, इससे हम लोग ने भी पढ़ाना शुरू किया था तो अमीर बनने के इरादे पैसे आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे बहुत सारे बातें हो गई। तो पढ़ाना शुरू किया था इसलिए कि पढ़ाने में मजा आता था, लेकिन बाद में पता चला कि पढ़ाने से पैसे भी आते हैं। ये बात में तो थोड़े मोड़े पैसे आते हैं, थोड़ा बहुत रोजी रोटी चल जाएगा, यही बात होती थी, लेकिन मजा आता था पढ़ाने में। तो कोई व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति है कोई काम करता है तो पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं करता, पैसा बाद में धीरे धीरे अब बाद में क्या, जब उससे पैसे आने लगता है ना तब वो गड़बड़ बात होती है, तब वो काम पैसे कमाने के लिए करने लग जाता है। जब वो पैसे कमाने के लिए काम करता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसको। देखो ये एकदम फैक्ट है कि जब शुरू शुरू में उसको पैसा कमाना इरादा नहीं रहता तो खूब मन से पढ़ाता है, खूब जम के काम करता है, खूब पैसे आते हैं, और जब पैसे आने लगते हैं तब वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देता है, और जब पैसे के लिए वो काम करना शुरू करता है उसके काम का मजा खत्म हो जाता है। ये फैक्ट है, ये तो मेरा देखा हुआ है, कई लोगों के साथ देखा हुआ, खुद कुछ हम लोग ने अपने आप में भी देखा ऐसा होता है, और कई लोगों के साथ ऐसा देखा कि ऐसा हो जाता है ऐसा कि पहले लोग मजे के लिए पढ़ाते हैं और फिर बाद में पढ़ाने और भी काम पढ़ा चुके, मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने को जानता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये तो बहुत सारे लोग पहले जो काम करते हैं वो मजे के लिए करते हैं और बाद में क्या पैसे के लिए करने लगते हैं। जब मजे के लिए करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, और जब पैसे के लिए करते हैं तो फिर बात खत्म हो जाती है। रिमूव टू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो फॉलोइंग सेंटेंस लिख दिया है भाई, तो पहले तो फॉलोइंग को क्या करो, फॉलोइंग कर लो। फॉलोइंग सेंटेंसेस, सी इज टू वीक फॉर अ प्लेयर, मतलब वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि प्लेयर हो ही नहीं सकती, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको तो रिमूव टू करना बता रखा है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान सा काम है। एडवर्ड चैप्टर में पढ़ा रखा है, बता रखा है, करना सिखा रखा है एडवर्ड चैप्टर में, है ना। एडवर्ड चैप्टर में करा रखा है, बता रखा है कि भाई कैसे इसको रिमूव करते हैं, रिमूव टू। तो सी इज टू वीक फॉर अ प्लेयर, सी इज टू वीक फॉर अ प्लेयर, कि वो इतनी कमजोर है कि प्लेयर नहीं हो सकती। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट बिकम अ प्लेयर, पहला ही बन गया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो क्या बताया था कि टू को हटा के सो लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, कैन नॉट लगाते हैं, तो दोनों तो ऑप्शन इसी में, और तो कहीं है क्या। यहाँ वेरी कर दिया है, यहाँ विल कर दिया है, इसमें क्वाइट कर दिया है, तो सब में बदल दिया, सिर्फ एक ही बचा क्या, फर्स्ट, एक ही ऑप्शन बचा। द स्टूडेंट बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी, कि वह स्टूडेंट दैट बुक, जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है वो ले सकता है, ये तो कहना चाहिए वह स्टूडेंट जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है। तो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा रखा है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, प्रोनाउन चैप्टर में बता रखा है कि द स्टूडेंट बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम, कि वह स्टूडेंट जिसका बुक मेरे पास अभी भी है, वह स्टूडेंट जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है, जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है। अब जिसकी के लिए क्या इस्तेमाल करें, यहाँ इसका मतलब ये पोसेशन रिलेशन की बात हो रही है, पोसेशन ले। अब वैसे तो मैंने बताया था कि जिसका, जिसकी, जिसके लिए हम लोग हुम का भी इस्तेमाल करते हैं, हुज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है क्या ना, रिलेशन, पोसेशन। तो द स्टूडेंट, और ये जो बुक है इसको कैपिटल में होने के लिए जरूरत नहीं, स्मॉल में लिखा जाता तो काम चल जाता। द स्टूडेंट हुज बुक स्टिल आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी, कि उसकी संबंध बताने के बाद पोसेशन रिलेशन। तो द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव, जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है। द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव, जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है। द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी, जिसकी किताब मेरे पास अभी भी है वो मुझसे ले सकता है। यही कहना चाह रहे हैं, इतनी ही बात है, इतनी ही बात है ना। तो क्या होना चाहिए था, बी आंसर होना चाहिए था। याद है, क्लियर, समझ में आ गई बात, ओके। तो ये भी मजेदार टेस्ट था। और इम्पैक्ट एकेडमी तो हमेशा आपके साथ, हर कदम पे, हर मोड़ पर मिलेंगे हम आपको। कहीं कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो तो कभी भी कुछ भी नहीं सोचना है, कभी भी तकलीफ में नहीं आना है, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आना है। जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गिला है, जो भी शिकवा है, जो भी बात होगी वो सब आप शेयर करेंगे। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है दुनिया में जिसका समाधान संभव नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी
तो उसके 10 सॉल्यूशन हमारे पास होंगे। आपके पास एक समस्या होगी, हमारे पास उसके पास 10 सॉल्यूशन होंगे। तो प्रॉब्लम अगर है, कोई तकलीफ है, तो जरूर मैनेजमेंट को बताएं, मुझे बताएं, किसी को बताएं। आपके हर एक समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आपकी सफलता ही इस इंस्टीट्यूट का मकसद है। और इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। जय हिंद।